start the new chapter that is sexual reproduction in flowering plants. इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का स्पेशल फीचर की अगर बात करें तो बेसिक स्पेशल फीचर में उसमें पहली चीज तो सीड फॉर्म होता है। सीड वो भी उसका नेकेड नहीं होता है, फ्रूट के अंदर कवर होता है। दूसरा कि उसमें फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लावर का होना एंजियोस्पर्मिक प्लांट का स्पेशल फीचर है। तो हम बात करते हैं अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, तो फ्लावर क्या है। फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट का वो पार्ट है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं जिसको हम, ठीक है। यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो होते हैं या रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो दोनों के दोनों फ्लावर में पाए जाते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, क्योंकि उनमें ही फ्लावर होता है, ठीक। तो सबसे पहले हमको फ्लावर का डिस्कस करना होगा। उससे पहले एक टर्म दिया है एनसीईआरटी में, उसको डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज फ्लोरिकल्चर। देखो फ्लोरिकल्चर क्या होता है, फ्लावर से ही आ रहा है। आपको पता है कि कोई भी वेडिंग होती है या कोई भी फंक्शन होता है तो फ्लावर्स का डेकोरेशन किया जाता है। घर में भी गार्डनिंग के लिए भी लोग फ्लावर्स रखते हैं, खूबसूरत लगते हैं। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो ऑर्नामेंटल पर्पज से भी यूज किया ना, ऑर्नामेंटल होते हैं, अच्छे लगते हैं। तो फ्लोरिकल्चर टर्म यूज किया जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स या ऑर्नामेंटल प्लांट्स के कल्टीवेशन के प्रोसेस। जब वहां हम लार्ज लेवल पे उनका कल्टीवेशन करते हैं, आपको पता है कि कोई भी फंक्शन होता है घर पे तो फ्लावर्स आते हैं, तो फिर इतने सारे फ्लावर एक गार्डन से तो आप ला नहीं सकते कि कुछ प्लांट्स लगा लिए, लार्ज लेवल पे उनका कल्टीवेशन होता है। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर का एक पार्ट है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर एक बड़ा टर्म है, फ्लोरिकल्चर उसमें फ्लावरिंग प्लांट या ऑर्नामेंटल प्लांट के कल्चर को हम स्पेसिफिकली फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो हम सीधी बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देखो एंजियोस्पर्मिक प्लांट या दो फेजेस होते हैं लाइफ के, एक होता है स्पोरोफिटिक फेज, एक होता है गैमेटोफिटिक फेज, ठीक है। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें स्पोरोफिटिक फेज जो होता है वो ज्यादा लंबा होता है और गैमेटोफिटिक फेज जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है। गैमेटोफिटिक फेज है क्योंकि इनमें गैमेट का फॉर्मेशन जो ही होता है वैसे ही कुछ ही टाइम में फर्टिलाइजेशन एंड देन जाइगोट बन जाता है एंड फ्रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है, यानी कि नया सीड एंड फ्रूट बनने लगता है। तो वो प्रोसेस जो होता है गैमेटोफिटिक स्टेज बहुत छोटा होता है, मेनली आपको स्पोरोफिटिक स्टेज देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ने के लिए पहले हम बेटर है कि हम उसका सेक्शन कट कर ले। तो हम किसी भी चीज को इस तरह से इस बेसिस पे कट करते हैं लॉन्गिट्यूडनली, तो हम उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो हम यहाँ पर फ्लावर का एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर देखेंगे। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसका हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ताकि हमको एक ही फ्लावर में सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे तो फ्लावर जो होता है वो किसी बेस पर होता है, जिस बेस पर फ्लावर लगा होता है उसको हम बोलते हैं थैलेमस। तो ये होता है ये दैट स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलेमस। ये इसे हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस की जस्ट बात करेंगे तो आप देखोगे किसी फ्लावर में नीचे ग्रीनिश स्ट्रक्चर होते हैं, लीफी ग्रीनिश स्ट्रक्चर होते हैं। उन लीफी ग्रीनिश स्ट्रक्चर को हम अगर कंबाइंड फॉर्म में बोलें तो उसको हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स बोलते हैं। और कैलिक्स ग्रुप को बोलते हैं, यानी कि एक ब्रॉड टर्म है। कैलिक्स अगर एक है यानी कि नंबर पे डिपेंड करता है, तो कैलिक्स का जो यूनिट होता है, ग्रुप को हम कैलिक्स बोलेंगे, लेकिन ये जो यूनिट होता है, किनका ये ग्रुप होता है, उन यूनिट्स का नाम क्या होता है, उनको हम बोलते हैं सेपल्स। तो ये जो यूनिट्स आर कॉल्ड सेपल्स, ठीक है। तो कैलिक्स की यूनिट को हम बोलते हैं सेपल्स। हम इनर आउटर टू इनर चलेंगे, ठीक है। तो आउटर मोस्ट पे बात करें तो थैलेमस, थैलेमस के बाद हमारा आया कैलिक्स। कैलिक्स से हम और अंदर चलेंगे तो हमको देखने को मिलेगा फ्लावर का कलरफुल पार्ट। आप देखते होगे डिफरेंट कलर्स के फ्लावर होते हैं, उनका नाम भी आप जानते हो, पेटल्स, ठीक है। तो अगर हम कैलिक्स से अंदर चलेंगे तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा हमारा कोरोला। क्या बोलेंगे उसको, कोरोला। तो ये जो हमको रेड कलर का पेटल्स दिख रहा है, ठीक, कोरोला के यूनिट्स को हम क्या
बोलेंगे? पेटल्स। यूनिट्स आर कॉल्ड पेटल्स। इनकी यूनिट्स को हम बोलेंगे पेटल्स ना। एक नंबर ऑफ पेटल्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं हर, और उनका अरेंजमेंट भी चेंज होता है। अगर याद हो क्लास 11th में पढ़े होगे टैक्सोनॉमी वाली चैप्टर में, तो उसमें अरेंजमेंट वगैरह पढ़ाया गया होगा ना, इनफ्लोरेसेंस, और फिर उसमें स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है कि कैसे बनाया जाता है, तो वो सारी चीजें। तो सबसे पहले आया हमारा थैलेमस। थैलेमस के बाद आया कैलिक्स जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इनकी यूनिट्स को हम बोलते हैं सेपल्स। देन बात करेंगे कलरफुल पार्ट जिसको हम कोरोला बोलते हैं, और इनकी यूनिट्स को हम बोलते हैं पेटल्स। ये जो पार्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट या एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एसेसरी पार्ट ऑफ अ फ्लावर। एसेसरी पार्ट बोलते हैं इनको फ्लावर का। किनको? कैलिक्स को, कोरोला को या थैलेमस को। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इनका रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, ये सिर्फ हेल्प करते हैं, और हेल्प इन द सेंस कि रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक तरह से बचाने का काम करते हैं। जब बर्ड स्टेज में होता है तो सेपल्स क्या करता है, यानी कैलिक्स का काम क्या होता है कि ये जो होते हैं बर्ड्स स्टेज में आप देखोगे कि सिर्फ आपको ऊपर का ग्रीन वाला पार्ट देखने को मिलेगा, कैलिक्स वाला पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ सेपल्स दिखेंगे, और जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो अंदर होते हैं, सेफ होते हैं, उस समय वो ग्रो करते रहते हैं। तो सेपल्स एक तरह से सेफ पर्पज से वर्क करता है, बचाने का काम करता है कि बर्ड स्टेज में कोई हार्म या कोई इंसेक्ट अंदर न घुस पाए। कोरोला का काम अगर बात करते हैं पेटल्स, तो डिफरेंट फ्लावर्स के कलरफुल पेटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। भाई कलर के लिए इंसेक्ट जो होते हैं अट्रैक्टिव होते हैं, देख उनको अच्छा लगता है, वो आते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लावर पे बैठते हैं, और फिर पॉलिनेशन होता है ना, उसको भी पढ़ेंगे। तो ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। थैलेमस एक तरह का बेस देता है, क्योंकि बेस बहुत जरूरी है किसी स्ट्रक्चर को खड़ा रहने के लिए, ठीक। अब आप बात करते हैं अंदर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो एसेसरी पार्ट में हमारे कैलिक्स, कोरोला आ जाएंगे, हम थैलेमस को भी रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम अब रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो पहला रिप्रोडक्टिव पार्ट यहां हम लिखते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इसमें दो चीजें आएंगी भाई, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रूशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक है। तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर लेते। तो जब हम कोरोला से अंदर चलेंगे तो हमको किससे पहले मुलाकात होगी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की मुलाकात होगी। तो ये हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इस एंड्रूशियम को, यानी ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रूशियम को हम ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे, यानी ग्रुप को कहेंगे। यानी यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा स्टेमन। तो एंड्रूशियम हम लिखते हैं यहाँ पर, and its units are called stamens। इनकी यूनिट को हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक। अब ये कौन एंड्रूशियम क्या है, ये है, ये हमारा पार्ट एंड्रूशियम है। इसको लिखने से पहले इसके पार्ट्स को लिख लेते हैं। तो देखो ये जो ऊपर हमको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एंथर, और ये जो पतली सी ट्यूब दिख रही है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट कंबाइंड फॉर्म में क्या बनाते हैं, एंड्रूशियम। अगर एक है तो एक की बात करेंगे तो हम स्टेमन बोलेंगे,
अगर हम एक पूरे फ्लावर की बात करेंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे एंड्रोशियम ना। अब एक एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब एक एंड्रोशियम में बहुत सारे स्टेमन हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आगे अगर देखते हैं तो एंड्रोशियम का अगर हम सेक्शन कट करते हैं, ठीक है, एंड्रोशियम का अगर सेक्शन कट करते हैं मीन्स स्टेमन में अगर हम एंथर वाले पोर्शन का सेक्शन कट करते हैं हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बटरफ्लाई शेप का कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जब एंथर मैच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर कुछ लोब्स होते हैं। इन लोब्स को हम बोलते हैं पॉलन सैक। इन लोब्स को हम बोलते हैं पॉलन सैक। और इस पॉलन सैक के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स फिल्ड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। इसको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। बात हुई स्टेमन की। अब हम स्टेमन से यानी इनर टू एंड्रोशियम चलते हैं तो लास्ट पार्ट जो हमको फ्लावर में देखने को मिलता है वो होता है हमारा गाइनोशियम। गाइनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगेन गाइनोशियम की यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? यूनिट्स आर कॉल्ड कार्पेल। इनकी यूनिट्स को हम बोलेंगे कार्पेल, ठीक। देखते हैं तो आप देखोगे कि फ्लावर में अगर आप सारे पेटल सेपल निकाल दोगे तो नीचे को स्वॉलन सा स्ट्रक्चर होता है, फूला फूला। उस स्वॉलन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओवरी। इस स्वॉलन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओवरी। ये जो स्वॉलन स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ओवरी। ये जो ओवरी होती है ये आगे चल के एक बड़ी लंबी सी ट्यूब जैसी ट्यूब से कनेक्ट होती है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टाइल। और ऊपर ये जो पोर्शन है, जो फैला हुआ पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा, ठीक है। सो ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा ये तीनों कंबाइंड फॉर्म में क्या कहलाती हैं? कार्पेल। और नंबर ऑफ कार्पेल्स कितने हैं किसी फ्लावर में वो डिफरेंट स्पीसीज पे डिपेंड करता है। तो कार्पेल्स का जो ग्रुप होता है उनको हम गाइनोशियम बोलते हैं। अगर हम सिंगल की बात करेंगे तो हम सिर्फ कार्पेल वर्ड यूज करेंगे। और ईच कार्पेल कंटेन 3 थिंग्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हर कार्पेल में 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब हम कुछ और भी टर्म्स जानने की कोशिश करेंगे एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में। जो टर्म आपको बुक में सुनने को मिल जाएंगे तो जानना जरूरी है। आगे बात करते हैं एंड्रोशियम की। तो अगर देखो एंड्रोशियम की बात करते हैं तो एक बार फिर से स्टेमन को रिकॉल कर लेते हैं ना। स्टेमन हम नॉर्मली बोले तो बेटर है क्योंकि हम सिंगल की बात कर रहे हैं, पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक बार स्टेमन का स्ट्रक्चर रिकॉल कर लेते हैं तो देखो क्या होता है। ये होता है एंथर, ठीक। और ये एंथर से एक ट्यूब निकली रहती है पतली सी, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक। अब ये फिलामेंट बेसल साइड पे किसी भी चीज से अटैच हो सकता है, पेटल से भी अटैच हो सकता है। जिन भी चीजों से अटैच होता है उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स डिवाइडेड है, बट उसको पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये जो पोर्शन फिलामेंट का वो पोर्शन जो एंथर से अटैच होता है, ठीक है, फिलामेंट का वो पोर्शन जो एंथर से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक। यानी कि जहां पर फिलामेंट एंथर से कनेक्ट होता है, जहां उनका कनेक्शन होता है उसको हम उस पोर्शन को हम बोलते हैं कनेक्टिव। अब अगर देखें हम कनेक्टिव की बात करें तो इसके बेसिस पे यानी फिलामेंट और एंथर आपस में किस किस तरीके से अटैच है उसके बेसिस पे, यानी अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर, फिलामेंट और एंथर का अटैचमेंट जो है ना वो कितने तरह का है, तो उसके बेसिस पे हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं फिलामेंट एंथर के अटैचमेंट को, ठीक। तो ये 4 टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये जानना जरूरी है। देखो जो पहला टाइप आता है उसको हम बोलते हैं एडनेट टाइप, ठीक। फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं एडनेट टाइप। सेकेंड हमारा आता है बेसी फिक्स्ड, ओके। थर्ड की बात करें तो थर्ड हम बोलेंगे इसको डॉर्सी फिक्स्ड, एंड फोर्थ हमारा आएगा वर्सेटाइल। वर्सेटाइल एक्चुअली
एक तरह का डॉर्सीफिक्स टाइप का ही अटैचमेंट होता है, बट हम इसको थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिकली देखा जाता है, कुछ स्पेशल चीजें होती हैं। देखो एडनेट टाइप की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो एंथर होता है और उससे फिलामेंट पूरा का पूरा उसकी बॉडी से अटैच होता है। मतलब कि मान लो ये एंथर है और इससे ये फिलामेंट, ये एंथर है, सिर्फ मेरा ये पोर्शन जो है वो एंथर है और इससे फिलामेंट पूरा इस तरह से अटैच है कि कुछ फिलामेंट का पोर्शन ऊपर भी देखने को मिलता है। देखो ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक। तो कुछ पोर्शन फिलामेंट का जो है वो ऊपर की तरफ भी निकला होता है, एपेक्स के साइड भी देखने को मिलता है, यानी कनेक्टिव बेसिकली हम बोलेंगे। इस तरह के अटैचमेंट को हम बोलते हैं एडिनेट टाइप। कैसा होता है देख लेते हैं। मान लो ये एंथर है, ठीक, ये एंथर है, दोनों सेम साइज के होंगे। ये एंथर है और ये है हमारा फिलामेंट, ठीक, ये है फिलामेंट। तो ये पूरा पूरा इस तरह से अटैच होंगे कि कुछ एपेक्स के साइड भी निकले होंगे, ये इस तरह से। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है एडनेट में। ये आपको देखने को मिलेगा मंगोलिया प्लांट में, आई थिंक सो, मंगोलिया में देखने को मिलता है ऐसा, मंगोलिया में देखने को मिलता है एडनेट टाइप ऑफ अटैचमेंट, ठीक। तो एडनेट टाइप में हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि when the filament is attached throughout the length of the anther, ठीक है, when the filament is attached throughout the length of the anther, this type of attachment is called adnate type ना। और इतना ज्यादा अटैच होता है कि कुछ पोर्शन ऑफ फिलामेंट जो होता है वो एपेक्स की साइड पर भी निकला होता है, ठीक। ये हुआ हमारा एडनेट टाइप। सेकेंड की बात करते हैं बेसिफिक्स्ड। बेसिफिक्स्ड बेस से मतलब है जब एंथर जो है, यानी सॉरी फिलामेंट जो है वो एंथर के बेस के साइड अटैच हो, तो इस तरह के हम अटैचमेंट को बोलेंगे बेसिफिक्स, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी लेते हैं इसके बारे में, ठीक? क्या लिखेंगे हम, फिलामेंट इज अटैच्ड throughout the length of the anther, ठीक। फिलामेंट इज अटैच थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एंथर, इसको हम बोलेंगे एडनेट। बेसिफिक्स का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो भी क्लियर हो जाए। बेसिफिक्स में देखो क्या होता है, ये है हमारा एंथर और इसके बेस से ना, ये अपर पोर्शन है और नीचे क्या हुआ बेस, इसकी बेस से जो है वो फिलामेंट अटैच होगा, इसको हम बोलते हैं बेसिफिक्स। इसमें क्या लिख सकते हैं, फिलामेंट इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द एंथर, ठीक है, एंथर के बेस से अटैच होता है। आगे बात करते हैं डॉर्सीफिक्स। डॉर्सी हर चीज का अगर हम बात करें, फिलामेंट है, ये हैंड है, डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शन है। एक डॉर्सल सरफेस होगा, सामने वाला एक पीछे का पोर्शन होगा वेंट्रल, पेपर का भी होता है डॉर्सल वेंट्रल। तो वैसे ही एंथर का जो डॉर्सल सरफेस होता है, जब उससे फिलामेंट अटैच हो तो हम इसको बोलते हैं डॉर्सीफिक्स। अब ये देख लो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये जब इस तरह से अटैचमेंट हो तो इसको हम बोलते हैं डॉर्सीफिक्स, यानी डॉर्सल सरफेस से जब फिलामेंट आगे की तरफ से ऐसे निकला, ठीक। सो हम इसको भी लिख सकते हैं, फिलामेंट इज अटैच्ड टू डॉर्सल सरफेस या डॉर्सल साइड बोल देते हैं, डॉर्सल साइड ऑफ एंथर, डॉर्सल साइड ऑफ एंथर। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं वर्सेटाइल की। देखो वर्सेटाइल भी सेम होता है, वर्सेटाइल का भी मतलब यही होता है कि डॉर्सल साइड से ही फिलामेंट जो होता है वो अटैच होता है, लेकिन उनका अटैचमेंट बहुत लाइट होता है, यानी बहुत
बहुत हल्का अटैचमेंट होता है। देखो बहुत तगड़ा अगर किसी चीज को अटैच कर लोगे तो वो मूव नहीं कर पाएगा, और लाइट अटैचमेंट रहेगा तो वो मूव अच्छे से कर पाएगा। तो वर्सेटाइल एंथर में क्या दिखते हैं, एंथर का भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा फैला हुआ देखने को मिलता है, फैन के जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो एंथर का स्ट्रक्चर भी फैन लाइक होता है, अटैचमेंट डॉर्सिफिक्स टाइप का ही होता है, लेकिन ये अटैचमेंट बहुत लाइट होता है ताकि वो फैन मूव कर सके। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ज्यादातर वहां उन प्लांट्स में देखने को मिलता है जहां पर वाइंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, हवा के जरिए। तो हवा के जरिए पॉलिनेशन होता है तो भाई हवा में ज्यादातर पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो होते हैं इनका जो पॉलिन है कुछ इस तरीके से हवा में स्प्रेड हो हर एरिया में ना, ताकि वो पॉलिनेशन जो है वो इजी हो जाए। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं एंथर इज फैन लाइक, ठीक है। अटैचमेंट इज डॉर्सिफिक्स्ड। अब इसको थोड़ा समझ लो कैसा होता है। देखो ऐसा फैन सा जैसा होता है, ये देखो ऐसा होता है। पहले फिलामेंट बना लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, डॉर्सल सरफेस से अटैच होगा और फिलामेंट जो एंथर होगा वो फैन लाइक होगा, ऐसा फैन जैसा। ठीक, ये बात क्लियर है। एक और बात समझ लो इसमें कि एंथर जो होते हैं ना वो उनमें लोब्स होते हैं, ठीक है। एक एंथर में 2 लोब्स होते हैं नॉर्मली, बट कुछ केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर हमको सिर्फ 1 लोब देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए 2 टर्म यूज किया जाता है। लोब के बेसिस पे अगर हम बात करें तो एंथर 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोथिकस एंड डाइथिकस। When an anther have only 1 lobe, then this type of anther is called monothecus. When an anther have two lobes, then this type of anther is called dithecus. Dithecus is very common क्योंकि ज्यादातर ये जितने भी बना रहे, देखो 1 लोब 2 लोब दिख रहे हैं, 1 2 लोब्स दिख रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, माइनर केसेस हैं, जहां पर आपको मोनोथिकस एंथर देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब गाइनोशियम को समझते हैं। थोड़ी गाइनोशियम की भी बात कर लेते हैं। देखो गाइनोशियम के जो यूनिट्स होते हैं उनको हम कार्पेल्स बोलते हैं या पिस्टल वर्ड यूज किया जाता है। तो कार्पेल्स का नंबर कितना है, ठीक है, किसी फ्लावर में नंबर ऑफ कार्पेल्स कितने हैं उसके बेसिस पे हम उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी वर्ड तब यूज करते हैं जब हम किसी फ्लावर में सिंगल कार्पेल को देखते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे आसपास फ्लावर देखते हो जिसमें सिंगल कार्पेल होता है। जैसे कि आप बात कर लो, एवोकाडो तो नहीं देखे होंगे, लेकिन जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में आपको सिंगल कार्पेल देखने को मिलेगा, यानी कि एक फ्लावर में सिर्फ 1 कार्पेल होगा। मल्टी कार्पेलरी वर्ड वहां यूज करते हैं जहां पर एक फ्लावर में 1 से ज्यादा कार्पेल होते हैं, ठीक है। अब ये कार्पेल 2 कंडीशन में हो सकते हैं, या तो ये सारे के सारे कार्पेल जो है वो आपस में जुड़े हों, जैसे हमारे फिंगर्स एक पॉइंट पे जाके सारे के सारे जुड़े हैं इस पोर्शन पे आके ना। ये नहीं है कि ये अपना अलग ही निकला है पोर्शन, ऐसा नहीं है, ठीक। तो जब वो सारे के सारे फ्यूज हों तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे सिनकार्पस। और जब ये अलग अलग हो तब हम इनके लिए वर्ड यूज करेंगे एपोकार्पस, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लो। मोनोकार्पेलरी जब एक फ्लावर में 1 कार्पेल हो, मल्टीकार्पेलरी जब एक फ्लावर में 1 से ज्यादा कार्पेल हो, मल्टीकार्पेलरी में जब बहुत सारे कार्पेल्स जो हैं वो आपस में अनफ्यूज्ड होते हैं, यानी फ्यूजन नहीं रहता, वो आपस में जुड़े नहीं रहते, दे आर फ्री, तब हम एपोकार्पस वर्ड यूज करेंगे। सिनकार्पस वर्ड कब यूज करेंगे, जब दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, ठीक है। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन भी लिख लो। मोनोकार्पेलरी क्या होता है, व्हेन ओनली 1 कार्पेल प्रेजेंट इन अ फ्लावर, जब किसी फ्लावर में सिर्फ 1 कार्पेल प्रेजेंट होगा। मल्टीकार्पेलरी क्या होगा, व्हेन मोर देन
वन कार्पेल प्रेजेंट इन अ फ्लावर। जब एक से ज्यादा कार्पेल प्रेजेंट होंगे किसी फ्लावर में तो वहां हम टर्म क्या यूज करेंगे, मल्टी कार्पेलरी। अब इसमें भी क्या यूज करेंगे हम टर्म, एपोकार्पस। व्हेन कार्पेल्स आर अनफ्यूज्ड, जब वो अनफ्यूज्ड होते हैं तब हम यूज करते हैं टर्म एपोकार्पस। एंड व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, जब वो आपस में जुड़े होते हैं तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं सिनकार्पस। ये ज्यादातर आपको फ्लावर्स में और ट्यूलिप में देखने को, ट्यूलिप में भी फ्लावरिंग होती है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे।